Good morning, class. In last lecture, we have discussed about some physical and chemical reaction and difference between them, and also example of some physical and chemical changes and its reaction. Now, we will further discuss about some chemical reaction, which are first one, rusting of iron. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ अ रस्टिंग. रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना. ठीक है, आपने देखा होगा जब भी कोई आयरन ऑब्जेक्ट है या कुछ आयरन से बनी हुई जैसे कि आयरन रेलिंग्स है, आयरन नेल्स है, पाइप्स है, ग्रिल्स है, व्हीकल है, ऐसी कई सारी चीज़ें होती है. जब हम उसे खुला एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो मॉइस्चर है ना, यानी छोटी छोटी वाटर ड्रॉप है, वो और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो जाती है उस आयरन से, और कंबाइन होकर उस आयरन को आयरन ऑक्साइड में चेंज कर देती हैं. और इस प्रोसेस के थ्रू उस आयरन ऑब्जेक्ट पर एक ब्राउन कलर के सरफेस, पाउडर सरफेस बन जाती है. जैसे आप उसे टच करोगे तो वो जो आयरन था वो आयरन ना रहकर आयरन ऑक्साइड में चेंज हो गया और वो पाउडर के फॉर्म में उस ऑब्जेक्ट की सरफेस पर इकट्ठा हो जाता है. जब उसे हम छूते हैं तो वो पाउडर बनकर हमारी हाथों में चिपक जाता है. ऐसा करने से जो ऑब्जेक्ट आयरन की बनी हुई थी उसमें से आयरन की क्वांटिटी कम होती जाती है और वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे डैमेज होती जाती है. इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. Now, iron object, read the definition. Iron object like iron nails, iron pipes, iron grills, iron railings, when kept in the moisture for a few days, get covered with a brown powdery substance called a rust, and this process is called rusting of iron. Now, there are two factors which are responsible for rusting. First one, oxygen, एंड सेकेंड वाटर एंड वाटर वेपर. ठीक है, यानी कि जब तक ये दो चीज़ें नहीं रही तब तक आयरन पे रस्टिंग नहीं होगी. फर्स्ट वन ऑक्सीजन और सेकेंड वाटर या वाटर वेपर. ठीक है. नाउ रस्टिंग आयरन इज़ केमिकल चेंज. आयरन पे जो रस्टिंग होना होता है वो केमिकल चेंज होता है. क्यों होता है केमिकल चेंज? क्योंकि यहाँ पर आयरन की इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, आयरन का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है. पहले वो आयरन ऑब्जेक्ट था जो प्योर आयरन का बना था और उसके अंदर सारे एटम आयरन के थे, बट अब रस्टिंग होने के बाद वो आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है. यानी कि अब उसके हर एक छोटे छोटे पार्टिकल आयरन ऑक्साइड के, ना कि आयरन के, इसलिए उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया. सेकेंड थिंग, अब अगर हम फिर से इसे रिसाइकल करने की कोशिश करेंगे, मतलब हम ये चाहेंगे कि आयरन ऑक्साइड से अगेन हमें आयरन मिल जाए, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल. तो ये इरिवर्सिबल भी होता है, यानी केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस. तो यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन भी केमिकल चेंज है. क्यों होता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेता है आयरन और हमेशा न्यू सब्सटेंस बनाता है. न्यू सब्सटेंस मतलब हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है. ठीक है. और इस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जो भी बना है जिसे हम रस्ट कहते हैं, और अगेन हम इस रस्ट से आयरन को गेन नहीं कर सकते. ठीक है, इसलिए ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम एक इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं. देखो यहाँ आयरन के 4 एटम ले रखे हैं और उसमें से इस 4 एटम में से 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, देन एक्स मतलब एटमॉस्फेयर में जितने भी प्रेजेंट है मॉलिक्यूल. ठीक है, ऐसी कई सारी छोटी छोटी वाटर वेपर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए एक्स लिख रखा है. ठीक है, यानी जितनी भी इन्वॉल्व हो सके. नाउ फाइनली 2Fe2O3.XH2O, यानी कि एक्चुअली ये आयरन ऑक्साइड है. ठीक है, बट इसके साथ वाटर ऐड है, इसलिए इसका नाम है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जो रेडिश ब्राउन रस्ट कहलाती है. और ये दोनों ऑक्सीजन और वाटर दोनों मिलाकर मॉइस्चर कहलाता है. ठीक है. अब रस्टिंग ऑफ आयरन से क्या क्या होता है, तो सबसे पहले आप देखो कि रस्टिंग होना एक अच्छी प्रोसेस नहीं है. ठीक है, इसे हम बैड प्रोसेस कंसिडर करते हैं. क्यों? क्योंकि रस्टिंग होने से हमारी जो ऑब्जेक्ट है, मेटल है, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है. क्योंकि वो अगर एक बार ऑक्साइड के फॉर्म में आ गई
तो पाउडर बनकर सिर्फ बिखर जाएगी, उसका कोई यूटिलाइज नहीं होगा। और जितना आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता जाएगा उतना आयरन सरफेस से घिसता या कम होता चला जाएगा, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट जल्दी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, नाउ आयरन इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट ईजीली अवेलेबल मेटल। आयरन क्या होती है? सस्ती और बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ इन मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको पता है ना, सस्ती होने के कारण इसके बहुत सारे यूज़ है, जैसे रेलिंग बनाना है, ब्रिज बनाना है, ग्रिल्स बनाना है। ठीक है, कार बॉडीज़ है, व्हीकल्स की बॉडी है, बसेस है, ट्रक्स है, शिप्स है, कई सारी ऐसी आयरन की यूजेस आपने देखे हैं। घर में भी आप कई सारी यूज़ देखते हो, स्कूल में भी आपने आयरन ऑब्जेक्ट देखी होगी, है ना। तो रस्ट जो होती है जंग, वो सॉफ्ट और पोरस होती है एंड द लेयर ऑफ रस्ट फॉल्स ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ रस्टेड आयरन ऑब्जेक्ट एंड एक्सपोजिंग द फ्रेश आयरन मेटल। अब ये पाउडर फॉर्म में होती है ना, तो जब पहली बार रस्टिंग होती है उस सरफेस की, तो ये पाउडर फॉर्म में जो रस्ट बनती है वो नीचे घिर जाती है, गिर जाती है। ऐसा करने से जो अगली सरफेस है आयरन की, वो एक्सपोज हो जाती है, वो खुल जाती है एयर में, तो अगेन उसकी भी रस्टिंग हो जाती है। फिर पाउडर फॉर्म बनने के कारण वो नीचे गिर जाती है। देन अगेन वो जो उसके नीचे वाली जो आयरन लेयर होती है वो एटमॉस्फेयर में खुली हो जाती है। इस प्रकार प्रोसेस चलता रहता है और आयरन की क्वांटिटी उस ऑब्जेक्ट से ख़त्म होती जाती है। और कंटिन्यूसली रस्टिंग होने से ऑब्जेक्ट बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और यूज़लेस बन जाती हैं। ठीक है, और कई बार डैमेज हो जाता है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये व्हीकल में रस्टिंग हो चुकी है, नीचे पूरी सरफेस देखो इसकी। देन ये नट बोल्ट्स वगैरह और ये जहाँ फिट किया है वहाँ पर देखो ये रस्टिंग है, ब्राउन कलर की लेयर। ये देखो इस तरीके से रस्टिंग होने से आयरन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। ठीक है, जैसे वाटर टैंक वगैरह है। ठीक, तो रस्टिंग कंटिन्यूसली क्या करती है? डिस्ट्रक्टिव होती है। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस यानी धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करती हैं, और इसीलिए हमें रस्टिंग से प्रिवेंशन के उपाय ढूंढने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डू यू नो में एक चीज़ बताई गई है कि एक आयरन पिलर दिख रहा है आपको। ठीक है, कुतुब मीनार के नियरर है दिल्ली में, और ये पिलर 7 मीटर यानी कि 22 फीट ऊंचा है, और वेगिंग मोर देन यानी इसका वेट कितना है? 6000 किलो का है, 6000 किलो का, और 7 मीटर लंबा आयरन पिलर है। ठीक है, ये कब बनाया गया था? 1600 ईयर्स एगो। ठीक है, और पिलर जो है उसके अंदर 98% रॉट आयरन है, एंड दीज मोन्यूमेंट्स हैज़ अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ साइंटिस्ट एंड टूरिस्ट। ये साइंटिस्ट और टूरिस्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसका रीज़न क्या है कि हमने सुना है कि आयरन ऑब्जेक्ट अगर एक्सपोज कर दी जाए एटमॉस्फेयर में तो उस पर जल्दी रस्टिंग हो जाती है, लेकिन इतने साल हो गए, लेकिन इसके आयरन की वो क्वालिटी है जो अभी तक इस पर रस्टिंग नहीं हुई, अभी तक इस पर कोई जंग नहीं लगी। ये इतना पुराना और इतने प्योर और इतने अलग आयरन से बना हुआ है कि अभी तक इस पर रस्टिंग नहीं हुई। तो इसके कारण इस पर साइंटिस्ट भी रिसर्च करते रहते हैं कि ऐसा कौन सा आयरन है, ऐसा कैसा मटेरियल है जो रस्टिंग नहीं हुई है, और टूरिस्ट के लिए भी बड़ा अट्रैक्शन का प्लेस हो जाता है कि बाहर के लोग इसे देखना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग से प्रिवेंशन कैसे होता है, ठीक है, यानी कि कैसे किया जाए। तो सबसे पहला रीज़न है आपका कि अगर सरफेस खुली छुड़ी है, ठीक है, तो ही उस पर रस्टिंग होगी। तो हम ये चाहते हैं कि उस सरफेस का ऑक्सीजन से या वाटर से कांटेक्ट ही ना हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? कोटिंग द आयरन सरफेस विथ अ पेंट और अ ग्रीस। ठीक है, आप जो भी पार्ट्स है या बेंचेस है या रेलिंग्स है, इन सभी पर पेंट कर लो, कलर कर लो। ठीक है, या उसके ऊपर ग्रीस अप्लाई कर दो। ऐसा करने से उसकी जो लेयर है या उस ऑब्जेक्ट पर एक थीन लेयर बन जाएगी ग्रीस या पेंट की, जो कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है उससे कांटेक्ट नहीं कर पाएगी, और नहीं कर पाने से रस्टिंग नहीं होगी। सेकंड है कोटिंग आयरन विथ अदर मेटल्स, और सेकंड में क्या है, आप दूसरी मेटल चढ़ा दो। जैसे कि ये दिख रहा है ना आपको ग्लास, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या किया है, जिंक एक मेटल होती है। देखो हमें पता है कि आयरन पे रस्टिंग जल्दी होती है, तो हम ऐसी मेटल आयरन के ऊपर चढ़ा दे जिनमें रस्टिंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल जिंक में
बहुत कम रस्टिंग होती है। तो जिंक एक अच्छी मेटल है प्रिवेंशन के लिए। तो यहाँ पर जिंक को मेल्ट करके उसकी एक थीन लेयर चढ़ा दी जाती है आयरन ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहेंगे हम इस प्रोसेस को? गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो आयरन शीट जो रहती है उसको डीप कर देते हैं पिघले हुए जो मोल्टन जिंक है उसके अंदर, ठीक है, और उसको फिर ठंडा होने देते हैं। तो धीरे धीरे गैल्वेनाइज हो जाती है वो, और उस जो आयरन शीट जो हमने मोल्टन यानी पिघली हुई जिंक मेटल के अंदर डाल दी थी, तो वो उसके ऊपर एक थीन लेयर बना लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हो। और जिंक मेटल चढ़ जाने के कारण वो एयर और मॉइस्चर से अफेक्ट नहीं करता और इसके कारण रस्टिंग भी नहीं होगी, ठीक है। तो आपने देखा होगा आयरन की रीलिंग्स है या व्हीकल वगैरह के पार्ट्स है जिनके ऊपर इस तरह की शाइनिंग होती है, ठीक है, वो एक्चुअल होते आयरन के हैं, पर उसके ऊपर पॉलिश कर दी जाती है, लेयर चढ़ा दी जाती है जिंक मेटल की, ठीक है, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नाउ जो आयरन शीट्स है उसका हम बकेट बना लेते हैं, ड्रम बना सकते हैं, ठीक है, डस्टबिन, रूफ शेड बनाने में जिसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, गैल्वेनाइज करके इसे रस्टिंग से प्रिवेंट कर लेते हैं। थर्ड वे है बाय कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील। सबसे अच्छा, आपको पता है कि प्योर आयरन में रस्टिंग हो रही है, तो आप उस आयरन के साथ दूसरी मेटल को मोल्टन करके यानी मेल्ट करके मिक्स कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, उस आयरन मेटल की अलॉय बन जाएगी, और अलॉय बनने से जो दूसरी मेटल है उसकी प्रॉपर्टी उसके साथ मिक्स हो जाएगी, और दूसरी मेटल में कोरोजिंग या रस्टिंग होने की प्रॉपर्टी नहीं होती। इसलिए पूरी जो नई मेटल बनेगी जिसे हम अलॉय कहते हैं, उस अलॉय में रस्टिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी, और इस तरह हम रस्टिंग से प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मोल्टन आयरन इज मिक्स्ड विथ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन। अब कैसे बनाया जाता है अलॉय? तो देखो, जो आयरन मेल्ट किया हुआ होता है ना, उसको हम कार्बन, मैग्नीज और क्रोमियम और निकल के साथ मिक्स कर देते हैं। फिर जब ये ठंडा हो जाता है तो इस अलॉय का नाम है स्टेनलेस स्टील। आपके घर में जो स्टील के बर्तन होते हैं ना, अच्छी क्वालिटी के स्टील, तो आप देखो वो सालों साल चलते हैं पर उसमें रस्टिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो आयरन के साथ साथ दूसरी मेटल भी मिक्स होती है। तो क्या क्या बन सकता है? नाइफ्स, सीजर्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, ये सब स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि जो सी वाटर होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। अगर आप उसे टेस्ट करके देखोगे तो बहुत सॉल्टी होता है, खारा होता है, ठीक है। तो आपको अगर वो सॉल्ट गेन करने हो तो आप क्या करोगे? तो आप उस वाटर को कुछ टाइम के लिए सनलाइट में रख दोगे। जैसे ही सनलाइट में रख दिया तो वो धीरे धीरे सन की हीट गेन करके इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट हो जाएगा तो क्या होगा? सिर्फ सॉल्ट बचेगा और वाटर इवापोरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों को सेपरेट कर सकते हो, वाटर को सॉल्ट से, ठीक है। और जब आप दोनों को सेपरेट कर लोगे तो आपको सॉल्ट मिल जाता है। तो इस तरह से हम सॉल्ट के क्रिस्टल ले लेते हैं, ठीक है। अब कैसे लिया जाता है? तो आपको पता होगा कि क्रिस्टल जो होते हैं वो प्योर फॉर्म होते हैं सॉलिड के, ठीक है। मतलब जब क्रिस्टल इकट्ठे हो जाए हमारे पास तो वो काफ़ी सॉलिड टाइप के होते हैं और लम्प्स के फॉर्म में रहते हैं और शाइनिंग सरफेस वाले होते हैं, ठीक है। तो अब उसका एक डिफाइनड ज्योमेट्रिकल शेप होता है। जैसे कि डायमंड की बात करें, डायमंड एक क्रिस्टल है, ठीक है, और स्टोन वगैरह है। तो ये जैसे आपने नमक देखा होगा, सॉल्ट, तो सॉल्ट को पाउडर वाला मत देखो, उसके बड़े बड़े लम्प्स देखो जिनका एक फिक्स्ड शेप होता है और जो सॉलिड वे में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सॉलिड कैसे लेते हैं, सॉल्ट को कैसे गेन करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि जो सी वाटर होता है ना, यानी कि सी बीच है, समुद्र किनारे, वहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे कर दिए जाते हैं। शैलो पिट्स मतलब बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे नहीं, लेकिन चौड़ाई जिनकी ज़्यादा होती है और जो डिग करते हैं वो बहुत कम करते हैं, कम गहरा डिग करते हैं, और फिर वहाँ पर उसी सी वाटर को फील कर दिया जाता है। अब जब सी बीच पर बहुत तेज़ सनलाइट में वाटर इवापोरेट हो जाता है
और सॉल्ट के लम्प्स इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उस लम्प्स को कैरी करके इंडस्ट्री में लाया जाता है और उसमें से दूसरी इम्प्योरिटीज़ को प्योर करके सॉल्ट बनता है जो हमारे घरों तक सप्लाई होता है। ठीक है, उसे पैक करके मार्केट में सप्लाई करते हैं और मार्केट से हम लोग परचेस करके ले आते हैं। ठीक है, अब कई सारे क्रिस्टल की अगर बात करें तो आपने देखा होगा शुगर के क्रिस्टल, यूरिया के क्रिस्टल जो आप खेतों में डालते हो, आपने देखा होगा छोटे छोटे डलते रहते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं, फिर एलम है, फिटकरी, वो भी एक क्रिस्टल फॉर्म है। ठीक है, टेबल सॉल्ट आप जो नमक खाते हो वो भी क्रिस्टल से ही मिलता है। नाउ क्रिस्टल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव अ डिफरेंट शेप, और हर सब्सटेंस के क्रिस्टल का शेप अलग अलग होता है। जैसे आप मिश्री यानी शुगर के जब क्यूब्स देखोगे तो उसका शेप अलग मिलेगा आपको। नाउ क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड क्रिस्टल लेते हैं डिफाइनाइट ज्योमेट्रिकल शेप, यानी कि हमें जिस शेप में चाहिए उस पर्टिकुलर फिक्स्ड शेप का सॉलिड क्रिस्टल हम गेन करते हैं। ये किस टाइप का चेंज है? ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने और कुछ नहीं किया, इसके साथ जो सॉल्यूशन मिक्स था यानी जैसे वाटर था तो उसको सिर्फ आप इवापरेट करते हो और कुछ नहीं करते, और बाद में इसको प्योर कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसके अंदर से कुछ सब्सटेंस होते हैं उनको प्यूरिफाई कर लेते हैं एंड अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे कि कैसे हम कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल गेन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले एक क्रिस्टल प्रिपेयर करना है अपन को कॉपर सल्फेट का। कौन सी प्रोसेस है? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कौन सी है? फिजिकल चेंज है, ये शो करना है आपको। उसके लिए आप एक बीकर लोगे, सल्फ्यूरिक एसिड लोगे, ट्राइपॉड स्टैंड लोगे, ब्यूनसन बर्नर लोगे, ठीक है, चाइना डिश, स्टीरियर, फिल्टर पेपर, कॉपर सल्फेट पाउडर लोगे। ठीक है, अब 100 ml वाटर लिया आपने एक बीकर में और उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल दी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, नाउ उस बीकर को ट्राइपॉड स्टैंड पर रख दो। एक्टिविटी में आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से एक ट्राइपॉड स्टैंड है, एक बीकर है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसके अंदर कुछ बूंदे हमने एसिड की डाल दी है। ठीक है, अब बॉइलिंग करना शुरू कर दो। ठीक है, एंड कॉपर सल्फेट पाउडर वाइल स्टीरिंग कंटिन्यूसली, और उसे स्टीरियर से स्टीर करते रहो, हिलाते रहो। ठीक है, और कंटिन्यू उसके अंदर कॉपर सल्फेट पाउडर को डालते जाओ, तब तक डालते जाओ जब तक वो जो कॉपर सल्फेट का पाउडर है वो उसे डिज़ोल्व ना कर ले, है ना। पानी में जब तक वो घुलता रहे तब तक उसे गर्म करते जाओ। फिल्टर द ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन ऑफ रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, और बाद में वो जो सॉल्यूशन है अपन ने देख लिया कि अब इससे ज़्यादा ये इसमें डिज़ोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उसको बाद में लेना है और फिल्टर पेपर की हेल्प से छान लेना है। ठीक है, और उसको छानने के बाद ताकि उसके अंदर से जो इम्प्योरिटीज़ है वो अलग हो जाए, फिर उस सारे फिल्टर को क्रिस्टल जो इकट्ठे होंगे उसको चाइना डिश में कलेक्ट कर लेंगे। मतलब इस तरह का ठंडा होने के बाद वो क्रिस्टल के फॉर्म में जम जाता है। तो इस तरीके से हमने इसे गेन कर लिया। ठीक, नाउ आपने देखा कि ब्लू कलर के आपको क्रिस्टल मिले चाइना डिश के अंदर। अब 24 आवर्स के बाद कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल थे उसको हमने ये जो सॉल्यूशन के साथ डिज़ोल्व था ना, उसको हमने डिज़ोल्व कर लिया ये ऐसे। ठीक है, इस तरीके से सॉल्यूशन से अलग कर लिया बाय डिकेंटेशन। डिकेंटेशन आपको पता है ना क्या होता है? डिकेंटेशन में वाटर को पोर आउट कर लेते हैं, यानी कि जो ऊपर ऊपर इसके पानी इकट्ठा था उसको धीरे से झुकाकर अलग कर लिया। ठीक है, एंड ड्राई द क्रिस्टल, और क्रिस्टल को सुखाने के लिए रख दिया। तो थोड़ा पानी जो इसके ऊपर था उसको हमने निथार लेना, या फिर बोलते हैं पोर आउट कर लेना, वो कर लिया। और सेकंड बचे हुए क्रिस्टल थे उसको थोड़े से और फैला दिए ताकि उसमें से जो वाटर है वो और इवापोरेट हो जाए, और इस तरह से सॉलिड क्रिस्टल हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक एक्टिविटी थी जिसमें आपने ये देखा कि कैसे आप क्रिस्टल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से उसके क्रिस्टल दे सकते हो। जो चीज़ मैंने आपको नॉर्मल सॉल्ट कैसे बनता है वो बताई थी, वहाँ पे सी वाटर में ऑलरेडी सॉल्ट डिज़ोल्व है। आप उस वाटर को लेते हो, उसको कुछ टाइम के लिए गड्ढे बना कर उस पानी को भर देते हो, वो इवापोरेट हो जाता है वाटर, और बचते हैं सॉल्ट के क्रिस्टल। ठीक है, नाउ you obtain a pure large crystal of copper sulfate by the process of crystallization and no new substance is formed। अच्छा, इसमें कोई नया सब्सटेंस बना क्या? नहीं बना। जब आपने डिज़ोल्व किया था तब भी वो कॉपर सल्फेट ही था,
और जब वो सॉलिड फॉर्म में आ गया तब भी वो कॉपर सल्फेट ही है। तो जब कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता तो ऐसी रिएक्शन को हम फिजिकल चेंज या फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जो प्योर क्रिस्टल हैं कॉपर सल्फेट के वो हमें मिल चुके हैं और फिजिकल चेंज के थ्रू मिले हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे बैक एक्सरसाइज। थैंक यू।